बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो 12th बायोलॉजी फर्स्ट यूनिट का रहने वाला है और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर देखिए आप। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है? तो बताओ आप, कितनी होती है? कितनी होती है भाई? तो 2 तो नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, 0 भी नहीं होगी, कितनी होगी? 1 होगी। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है और इससे उत्पन्न संतानें आनुवंशिक रूप से जनक के समान ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशाभिका जिसको फ्लैजिला बोलते हैं युक्त बीजाणु को क्या कहते हैं? सोच के बताओ। तो क्या कहते हैं? जूस्पोर्स, चल बीजाणु। जूस्पोर्स में कशाभिकाएं होती हैं जो उन्हें गतिमान बनाती हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। देखा होगा आपने क्लेमाइडोमोनास सवाल। नेक्स्ट, आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है कंद। आलू एक रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं, जिसमें आंखें होती हैं जो नए पौधे को जन्म देती है। आंखें मतलब कलिकाएं। नेक्स्ट, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? आइकॉर्निया जलकुंभी को कहते हैं। तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि ये रुके हुए पानी में तेजी से फैलकर ऑक्सीजन खींच लेती है, जिससे मछलियां मर जाती हैं। नेक्स्ट, पुष्पी पादपों में नर युग्मक किसके द्वारा बनते हैं? तो किसके द्वारा बनते हैं? तो लघु बीजाणु के द्वारा बनते हैं। लघु बीजाणु विकसित होकर के परागकण मतलब नर युग्म को उद्भिद बनाते हैं, जिनमें नर युग्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी परागकोश जिसको एंथर बोलते हैं होता है, क्या होता है बताइए? तो एक आवर्तबीजी का जो परागकोश होता है ना, वो कितने कोष्ठीय होता है? जैसे आपने मालवेसी कुल के सदस्यों का नाम सुना होगा, उसमें एक कोष्ठीय बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली जो भी परागकोश होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विकोष्ठीय होते हैं। एक प्रारूपिक परागकोश द्विपालीवत होता है, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, इसलिए द्विकोष्ठीय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? तो टेपिटम क्या करता है भाई? जिस प्रकार से सर्टोली कोशिकाएं काम करती हैं वैसे ही टेपिटम का काम होता है। तो ये क्या काम करता है? तो विकासशील परागकणों को पोषण देना। टेपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत है जो विकासशील लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण का जो बाह्य चोल है वो किस पदार्थ का बना होता है? बताइए, किसका बना होता है? तो पादपों में सबसे कठोरतम पदार्थ भी होता है वो। देखो आपको मैं हिंट दे देता हूं, यह पदार्थ उच्च तापमान और अम्लों के प्रति बहुत अधिक प्रतिरोधी होता है। तो कौन सा है वो? ये स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थों में से एक है जो बाह्य चोल को भौतिक और जैविक अपघटन से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणपोष जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं का गुणित स्तर क्या होता है? बताओ बताओ, भ्रूणपोष कैसा होता है जिसको प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से डेवलप होता है वो। तो ये 3N स्ट्रक्चर है, देखा होगा आपने। तो भ्रूणपोष त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप बनता है, जिसमें एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक मिलते हैं, इसलिए ये 3N होता है। नेक्स्ट, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहेंगे? अनिषेक,
फलन कहेंगे। अनिषेक फलन वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचन के बिना फल का विकास है होता है, जैसे केले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में क्यों स्थित होते हैं? बताइए क्यों होते हैं? क्या शुक्रजन की क्रिया हो जाती है क्या भाई? उदर गुहा के अंदर होंगे तो नहीं होगी। तो तापमान का कनेक्शन है इसमें। 37 डिग्री अपने उदर गुहा में होता है, बाहर इसका 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर डाउन रहे इसलिए बाहर स्थित होते हैं। तो शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान बनाए रखने तो ये सारा सेटअप होता है। शुक्राणु निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, सर्टोली कोशिका कहां पाई जाती है? बताओ भाई कहां पाई जाती है? आपने देखा होगा वर्षण की स्ट्रक्चर को, पालियां होती हैं, पालियों के अंदर शुक्रजन नलिकाएं होती है और उसके बाहर की साइड में अंतराली द्रव भरा था। उस अंतराली द्रव में क्या पाया जाता है? अंतराली कोशिकाएं, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। तो सर्टोली कोशिकाएं वर्षण की शुक्रजनक नलिकाओं में पाई जाती है और शुक्राणु को क्या देती है? पोषण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? बताओ भाई किसके द्वारा प्रेरित होता है? एलएच। मासिक धर्म चक्र के मध्य में एलएच का स्राव अचानक बढ़ जाता है। एलएच सर्ज जो ग्राफियन पुटक को फटने और अंडाणु को मुक्त करने मतलब अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करता है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन सामान्यतः कहां होता है? तो निषेचन जो मेन जो जगह है वो पूछ रखी है इसने, ये नहीं कि भाई मादा शरीर के अंदर होता है। कई बार मतलब छोटी क्लासों में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। तो कहां पर है? तो आपका सही आंसर रहने वाला है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन होता है फेलोपियन नलिका के अंदर और वहां पर होता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन फेलोपियन नलिका के एम्पुला क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय भित्ति से जुड़ना क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। तो इम्प्लांटेशन, आरोपण। ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धंसना आरोपण कहलाता है, जिससे गर्भावस्था शुरू होती है। नेक्स्ट, सहेली क्या है? तो बताइए भी क्या है? तो एक गैर स्टेरॉइड गर्भ निरोधक गोली है। सहेली एक नॉन स्टेरॉइड मौखिक गर्भ निरोधक गोली है जिसे सप्ताह में एक बार लिया जाता है। इसे CDRI लखनऊ ने विकसित किया था। यह संस्था भी पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर टी का क्या कार्य है? तो इसका मुख्य जो कार्य रहेगा, ये गर्भाशय में लगा दी जाती है तो निषेचन को रोकने के लिए होती है। कॉपर आयन शुक्राणु की गतिशीलता और उनकी निषेचन क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे निषेचन नहीं हो पाता। नेक्स्ट, एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है भाई? तो भ्रूण के लिंग परीक्षण और आनुवंशिक विकारों की जांच के लिए किया जाता है। यह तकनीक उपलब्ध है मतलब एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि जब फीटस है डेवलप होता है उस समय उसके एरिया के अंदर क्या है उपलब्ध एमनियोटिक फ्लूइड है वो भरा रहता है का विश्लेषण करके डाउन सिंड्रोम जैसी विकारों का पता लगाती है तकनीक। लेकिन इसका दुरुपयोग लिंग परीक्षण के लिए होने लगा था, जिस पर अब प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रखनली शिशु जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं कार्यक्रम में कौन सी तकनीक शामिल है? तो बताइए भाई इसमें कौन सी आएगी? तो कौन सी आएगी भाई? प्रखनली शिशु। प्रखनली के अंदर क्या करते हैं? नर और मादा को क्या है गैमेट्स को एक जगह मतलब निषेचित करवा लिया जाता है। फिर उसको जिस स्टेज के अंदर वो होगा उस स्टेज में क्या है जिस एरिया के अंदर पहुंचाना शरीर के उस एरिया में पहुंचा दिया जाता है। तो जाइगोट फॉर्म में है। तो आईवीएफ के बाद बने युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण को फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? ZIFT कहलाता है। नेक्स्ट,
मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? जनसांख्यिकी कहलाएगा, डेमोग्राफी कहलाएगा। मानव जनसंख्या के सांख्यिकीय अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा एक लिंगी है? तो पपीता है। पपीते के पौधे आपने देखे होंगे, नर और मादा अलग अलग होते हैं। पपीता एक लिंगी होता है जिसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर लगते हैं, जोड़ा बोया जाता है इसीलिए। पेनिसिलियम में एलिंग जन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है बताओ? पेनिसिलियम क्या है? एक कवक है, और कवक में क्या बनते हैं? कोनिडिया बनते हैं। तो पेनिसिलिन में कोनिडिया नामक बीजाणु की श्रृंखला बनती है। नेक्स्ट, बांस की प्रजाति अपने जीवन काल में कितनी बार पुष्प पैदा करती है? तो कितनी बार करती है भाई? तो जीवन में केवल एक बार ही करती है, कई सालों से मतलब निकलते हैं इसके। तो बांस की प्रजातियां अपने पूरे जीवन काल में 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार फूल देती है और फिर मर जाती है। नेक्स्ट, निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित होता है? तो किसमें होता है? बीजांड बीज में, और फिर उसका जो अंडाशय है वो कंप्लीट फल को बनाने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा बीज। निषेचन के बाद बीजांड कठोर होकर के बीज मतलब सीड में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागण जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो बताइए भाई। अंकुरित परागकण को हम किस नाम से जानते हैं? नर युग्मकोद्भिद। तो प्राथमिक कोशिका होती है परागकण, फिर वो डेवलपमेंट करती है, फिर उसमें नर युग्मक बनते हैं, और फिर उसमें एक कायिक केंद्रक भी होता है। तो 3 केंद्रक युक्त स्ट्रक्चर को अपन क्या है, डेवलप्ड अंकुरित स्ट्रक्चर को नर युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था है जो नर युग्मकों का क्या करती है, वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परागण सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो आप सोच करके बताइए किस में पाया जाता है? तो ये घास के अंदर पाया जाता है। घास में हल्के और चिपचिपे रहित परागकण होते हैं जो हवा द्वारा आसानी से उड़ सकते हैं। नेक्स्ट, सेब किस प्रकार का फल है? ये आपको बताना है। कैसा फल है? तो आवासीय फल है। सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है, न कि केवल अंडाशय से, इसलिए इसे आवासीय फल कहते हैं। मतलब सत्य असत्य नाम सुने होंगे आपने, जो केवल डायरेक्टली आपके जो अंडाशय से विकसित होगा वो सत्य फल, और पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित होगा उसको क्या बोलेंगे? असत्य फल बोलेंगे। नेक्स्ट है, बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियो सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो सिट्रेसी फलों के अंदर बताया था मैंने। तो सिट्रस फलों मतलब नींबू संतरा में एक बीज में कई भ्रूण विकसित हो जाते हैं, इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। लीडिंग कोशिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं भाई? थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, जिसको अंतराली कोशिकाएं बोलते हैं। बताइए किसका स्राव करती है? एंड्रोजन, मतलब एंड्रोजन का एक उदाहरण है टेस्टोस्टेरोन। तो लीडिंग कोशिकाएं वर्षण में पाई जाती हैं जो एंड्रोजन मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु के शीर्ष मतलब हेड पर टोपी जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु के ऊपर एक टोपीनुमा स्ट्रक्चर होती है, उसको एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है। एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं जो निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को भेदने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के लिए संकेत कहां से उत्पन्न होते हैं? बताइए कहां से विकसित होते हैं? तो पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा से विकसित होते हैं। प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा से उत्पन्न होते हैं जो गर्भाशय में हल्के संकुचन को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कई बार आया हुआ है कंपटीशन में। माँ के शुरुआती दूध कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होती है जो नवजात शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट, शुक्र वाहिका उच्छेदन वैसेक्टोमी क्या है, बताइए। तो वैसेक्टोमी का कनेक्शन किससे है, नसबंदी से है। और वैसेक्टोमी ये हो गया। एक ट्यूबेक्टोमी भी होती है, वो महिलाओं के अंदर होता है। यह पुरुषों में स्थायी गर्भ निरोधक विधि है जिसमें शुक्र वाहिका को काट करके बांध दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यौन संचारित रोग मतलब STD पूरी तरह से सांदे क्यूरेबल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बताइए भाई। एड्स HIV संक्रमण का वर्तमान में कोई स्थायी इलाज नहीं है, केवल इसे नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ। ये 3rd ग्रेड जो एग्जाम हुआ था 1-2 साल पहले, उसमें आया हुआ ये। तो कब हुआ था ये, तो 1951 के अंदर। भारत दुनिया का पहला देश था जिसमें 1951 में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट को और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, सोचो भैया, किस नाम से जानोगे। बिल्कुल आसान है, भ्रूणकोश। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आपने गुरु बीजाणुधानी नाम सुना होगा, उसके अंदर बनते हैं गुरु बीजाणु। किससे, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से। और उनमें एक सक्रिय होता है, 3 निष्क्रिय होते हैं। सक्रिय है वो 3 केंद्र के विभाजन के बाद में एक 8 केंद्र की संरचना बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्र होते हैं, ध्यान रखना। आत्मबीजी पादपों में 7 कोशिकी और 8 केंद्र की संरचना को भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। नेक्स्ट, जायगोट हमेशा कैसा होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो जायगोट हमेशा कैसा होता है, तो द्विगुणित होता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन से बना युग्मनज हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। नेक्स्ट, कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या है, क्या काम करती है कार्पस ल्यूटियम, तो प्रोजेस्ट्रोजन स्रावित करना। कार्पस ल्यूटियम भारी मात्रा में प्रोजेस्ट्रोन स्रावित करता है जो गर्भावस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस में मदद करता है, तो किस में करता है, दूध को निकालने में, गर्भाशय संकुचन पैदा करने में। और वैसे रिलीज किसके द्वारा होता है, तो पीयूष ग्रंथि के पश्चपाट से। ऑक्सीटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है, स्तनों में से दूध को बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो आपसे पूछा जाए दुग्ध उत्पादक हार्मोन किसे कहते हैं, तो प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट, MTP का पूरा नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 माह तक सुरक्षित होती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन को सामान्य भाषा में गर्भपात भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के बाद गिर जाता है, बताइए भाई, कौन सा गिर जाता है, तो दलपुंज व पुंकेसर। निषेचन के बाद प्राय बाह्य दल, दलपुंज और पुंकेसर सूख करके गिर जाते हैं। नेक्स्ट, मानव शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, मानव शुक्राणु के मध्य भाग में या मिडल पीस में क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो शुक्राणु को तैरने के लिए ऊर्जा मतलब ATP के रूप में आपको प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र में फैलोपियन नलिका का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये एम्पुला पार्ट होता है भाई, एम्पुला फैलोपियन नलिका का सबसे चौड़ा भाग होता है जहां निषेचन होता है। किस विधि में शुक्राणु को सीधे अंडाणु के भीतर इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो कौन सी विधि में करते हैं भाई, ICSI
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आईसीएसआई में प्रयोगशाला में एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु के कोशिका द्रव्य में इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, ईस्ट में जनन की सामान्य विधि कौन सी है? तो बताइए, आपने देखा होगा हाइड्रा में और ईस्ट में तो क्या होता है, बडिंग प्रोसेस होती है, मुकुलन होता है। ईस्ट में असमान विभाजन होता है, जो छोटी कलिकाएं बड्स बनती हैं जो अलग होकर के नया जीव बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प में नर जननांग क्या है? तो क्या है भाई? पुष्प में नर जननांग, तो पुष्प की पूरी डिटेल आपको होनी चाहिए। हरे जो पार्ट होते हैं पुष्प के वो क्या होते हैं? बाह्य दलपुंज होते हैं। और हरे कलर के अलावा जो रंग के होते हैं उनको दलपुंज बोलते हैं। और फिर बीच में जो होता है ना वो जायन, और उसके साइड में छोटे छोटे वो बाहर से निकले होते हैं ऊपर गुंडीनुमा स्ट्रक्चर में, तो वो आपके क्या है? पुंकेसर। कंप्लीट यूनिट को पुंग बोलते हैं। पुंग जिसकी इकाई पुंकेसर है, पुष्प का नर जननांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कणों का बहुत अधिक तापमान पर भी नष्ट न होने का कारण क्या है? तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि पराग कणों के ऊपर एक सबसे कठोरतम पार्ट होता है जिसका क्या नाम है? स्पोरोपोरेन। स्पोरोपोरेन की उपस्थिति के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में भी सुरक्षित रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में मासिक धर्म के बंद होने का कारण क्या है, या इसको क्या कहते हैं? बताइए। तो एक उम्र 45 से 50 साल के बाद में हो जाता है, तो रजोनिवर्ती बोलते हैं इसको, मेनिपोज। लगभग 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद होना रजोनिवर्ती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु जनन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस किसके प्रभाव में शुरू होता है? ये आपको बताना है। तो बताओ भाई, किसके प्रभाव में होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होता है। तो यौनारंभ में हाइपोथैलेमस से GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव बढ़ता है, जो पूरी प्रक्रिया को शुरू करता है। तो इसकी श्रेणी में कौन कौन आते हैं? LH और LH आता है, एक FSH आता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, दो हार्मोन आते हैं। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के वीडियो का। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अप्रा या प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा होता है भाई? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HCG केवल गर्भाशय के द्वारा अप्रा द्वारा स्रावित होता है। इसे प्रेगनेंसी टेस्ट में पहचाना जाता है। तो इसके साथ में आज का जो वीडियो है यूनिट फर्स्ट का वो समाप्त होता है। धन्यवाद। BLG एजुकेशन यूट्यूब पर आपका स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है ये 12th बायोलॉजी यूनिट सेकंड का रहने वाला है। और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने विषम लक्षणों का चयन किया था? तो बताइए, कितने विषम लक्षणों का चयन किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो 7 रहने वाला है। मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विषम लक्षणों का चयन किया था, जैसे बीज का आकार, रंग, फूल का रंग आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संकर संकरण में F2PD का लक्षण प्ररूप, जिसको फिनोटाइप बोलते हैं, अनुपात क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना है भाई? 3:1। लक्षण प्रारूप अनुपात में 3 प्रभावी और 1 अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं।
नेक्स्ट, अपूर्ण प्रभाविता किसमें पाई जाती है? तो किसमें देखने में मिलती है निम्न में से? प्लांट तो और भी हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को देखना है, तो स्नैप ड्रैगन आ जाएगा। स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर में लाल और सफेद फूलों के क्रॉस से गुलाबी फूले बनते हैं जो अपूर्ण प्रभाविता है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग ए बी किसका उदाहरण है? तो बताइए किसका उदाहरण है? तो इसमें सह-प्रभाविता आ जाएगा, दोनों ए और बी एक साथ में प्रकट हो जाते हैं, प्रभाविता दिखाते हैं। तो रक्त वर्ग ए बी में एलील आई बी और आई ए और आई बी दोनों समान रूप से प्रभावी होते हैं और दोनों अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। अगला प्रश्न है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था भाई? बताइए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। सटन बावेरी। सटन बावेरी ने गुणसूत्रों के व्यवहार और मेंडल के कारकों के बीच समानता स्थापित कर यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, लिंग निर्धारण की XX विधि किसमें पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? तो टिड्डे के अंदर या ग्रास ऊपर के अंदर पाई जाती है। टिड्डे जैसे कुछ कीटों में नर में केवल X गुणसूत्र मतलब X0 होता है, जबकि मादा में 2 XX होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कौन सी श्रृंखला प्रभावित होती है? तो कौन सी होती है? तो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला। हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल का स्थान वैलिन ले लेता है। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम का आनुवंशिक कारक क्या है? बताइए। तो इसमें 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की 2 के बजाय 3 प्रतियां हो जाती हैं। नेक्स्ट, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से मिला? तो हर्शे और चेस। हर्शे और चेस ने बैक्टीरियोफेज पर प्रयोग करके निर्विवाद रूप से सिद्ध किया कि डीएनए ही क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में 2 रज्जुकों के बीच की दूरी मतलब व्यास कितनी होती है? तो बताइए कितनी होती है? तो 2 रज्जुकों के बीच में तो व्यास कितना होता है इसका? 20 एंगस्ट्रॉम होता है और त्रिज्या कितनी होती है? 10 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक या यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग की मूल इकाई क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है भाई? तो न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपटे डीएनए की संरचना न्यूक्लियोसोम कहलाती है, जो पैकेजिंग की क्या होती है? मूल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति मतलब रेप्लिकेशन किस दिशा में होती है? तो किस दिशा में होती है? तो आपका सही आंसर रहने वाला है 5 से 3 की दिशा में। नए रज्जुक का संश्लेषण हमेशा 5 से 3 दिशा में होता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक कोडोन AUG किस अमीनो अम्ल को कोड करता है? तो किसको करता है? तो मेथियोनिन को करता है। AUG दोहरे कार्य करता है, ये प्रारंभिक कोडोन है और मेथियोनिन को कोड करता है। नेक्स्ट, लैक ओपेरोन में रिप्रेसर प्रोटीन कहां जुड़ता है? तो बताइए कहां जुड़ता है? तो ये ऑपरेटर क्षेत्र से जुड़ता है। रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर क्षेत्र से जुड़ करके आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VNTR का पूरा नाम बताना भाई। तो क्या होता है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या है? आधार है। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति के समय आदिम वातावरण में कौन सी गैस अनुपस्थित थी? तो कौन सी थी?
मुक्त ऑक्सीजन। आदिम वातावरण अपचायक था और उसमें मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी। नेक्स्ट, समजात अंग किसकी ओर संकेत करते हैं? किसकी ओर संकेत करते हैं भाई? तो ये अपसारी विकास की तरफ संकेत करते हैं। समजात अंग समान पूर्वजता और अलग अलग कार्यों के लिए अनुकूलन मतलब अपसारी विकास को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, डार्विन की फिंच मुख्य रूप से किसके लिए अनुकूलित हुई? तो किसके लिए? भोजन की आदतों मतलब चोंच के आकार के लिए। गैलापागोस द्वीप पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के भोजन जैसे बीज, कीड़े, फल के अनुसार उनकी चोंच का आकार बदल गया। नेक्स्ट, हार्डी वेनबर्ग संतुलन को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? रैंडम मैटिंग। यादृच्छिक संगम हार्डी वेनबर्ग संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्त है, ये इसे बाधित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव का मस्तिष्क आकार मतलब कपाल क्षमता लगभग कितनी है? तो कितनी है भाई? 1350 से लेकर के 1450। तो आधुनिक मानव की कपाल क्षमता लगभग 1350 से लेकर के 1450 सीसी होती है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो टर्नर में एक कम हो जाती है, तो कितनी होती है? 45। टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कौन सा? एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो 44 प्लस एक्स 0 होती है, अतः कुल संख्या 45 होती है भाई। नेक्स्ट, हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन है? तो कौन है? तो इसका सही आंसर रहने वाला मादा। तो मादा इसका आंसर आ जाएगा। मादा में 2 अक्ष गुणसूत्र होते हैं, यदि एक प्रभावित और दूसरा सामान्य तो वह वाहक होती है लेकिन रोग नहीं दर्शाती। नेक्स्ट है, वाटसन और क्रिक को डीएनए मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो किस वर्ष मिला भाई? तो 1962 में। वाटसन, क्रिक और विलिंकिस को 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकाजाकी खंड को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा है? तो डीएनए लाइगेज है। डीएनए लाइगेज ओकाजाकी खंडों के बीच के अंतराल को भरकर उन्हें जोड़ता है। अगला प्रश्न है, आरएनए में शर्करा कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? तो राइबोज शर्करा होती है। और डीएनए में कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है जिसमें 2 नंबर का जो कार्बन होता है उस पे OH समूह होता है, और डीऑक्सीराइबोज में 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलेखन जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं के दौरान डीएनए का एक रज्जुक जो आरएनए संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है उसकी ध्रुवता क्या होती है? तो क्या होती है भाई? तो ये टेम्पलेट वाला क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। टेम्पलेट रज्जुक की ध्रुवता 3 से 5 होती है ताकि आरएनए 5 से 3 दिशा में बन सके। नेक्स्ट, ये सिंपलिसिंग की प्रक्रिया में क्या हटाया जाता है? बताइए किसको हटाया जाता है? तो आपने देखा होगा इंट्रोन एक्सोन, जैसे एमआरएनए का निर्माण होता है उस समय की बात है। मिथाइल गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट 5th समूह की तरफ जुड़ता है और फिर वहां पर जैसे इंट्रोन और एक्सोन को अलग करना होता है ना, तो एक्सोन तो अनुलेखन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और इंट्रोन नहीं लेते हैं, इनको हटा दिया जाता है। तो इंट्रोन नॉन कोडिंग अनुक्रम होते हैं जिन्हें परिपक्व एमआरएनए बनने से पहले हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैक ओपेरोन में जेड जीन किस एंजाइम का कूट लेखन करता है? तो किसका करता है? तो बीटा गैलेक्टोसिडेज का। जेड जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज का निर्माण करता है जो लैक्टोज को तोड़ता है। मानव जीनोम में सबसे बड़ा जीन कौन सा है? तो कौन सा है? डिस्ट्रोफिन है।
डिस्ट्रोफिन जीन मानव जीनों का सबसे बड़ा जीन है, लगभग 2.4 मिलियन इसमें सार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो किसने दिया भाई? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, ने इस वाक्यांश का सर्वप्रथम प्रयोग किया था भाई। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा समवर्ती अंग का उदाहरण है? तो बताइए कौन सा है? तो इसके अंदर कौन सा आना चाहिए? तो ये आ जाएगा तितली के पंख और पक्षी के पंख। तो दोनों का कार्य उड़ना है, लेकिन संरचना और उत्पत्ति क्या होती है? भिन्न है, अतः ये क्या है? समवर्ती अंग है। नेक्स्ट, जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे सही आंसर। तो कौन सा आ जाएगा? देखिए हिंट देख सकते हो आप, यह रेडियोधर्मी कार्बन है, तो कौन सा हो सकता है? तो C14 आ जाएगा। रेडियोधर्मी होता है और इसका 6 काल आयु निर्धारण में मदद करता है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं, का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण बताना आपको। तो क्या है, किस कारण से उत्परिवर्तन हो जाता है? तो डीएनए का जो अनुक्रम होता है ना, नाइट्रोजन क्षारक वगैरह, उसमें परिवर्तन होने के कारण। तो डीएनए के क्षारक अनुक्रम में बदलाव ही क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास में आग का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था भाई? होमो इरेक्टस ने। होमो इरेक्टस जैसे जावा मानव ने सबसे पहले आग का नियंत्रित उपयोग शुरू किया था। पत्थरों को मतलब आपस में टकराव करवा करके फिर उससे आग उत्पन्न करवाना, फिर उससे रोकना उसको, ये प्रोग्राम हुआ करता था पहले। किस वैज्ञानिक ने स्वान नेक फ्लास्क प्रयोग द्वारा स्वतः जनन सिद्धांत को खारिज किया? तो सोच के बताइए भी क्या होगा इसका आंसर। तो किसने किया? तो लुई पास्चर भाई साहब ने किया भाई। लुई पास्चर ने हंस की गर्दन जैसे फ्लास्क का उपयोग कर सिद्ध किया कि जीवन पहले से मौजूद है, जीवन से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीजेनिक वंशागति का उदाहरण है, तो कौन है? तो बहुत सारे जीन मिलकर के एक ही कैरेक्टर को क्या है निर्धारित करें, तो ऐसा कौन हो सकता है? मानव त्वचा का रंग और एक गेहूं का रंग हो जाएगा। मानव त्वचा का रंग कई जीनों मतलब ABC द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट, टेस्ट क्रॉस, जिसको बैक क्रॉस का ही एक टाइप मानते हैं, और इसमें क्या होता है? F1 पीढ़ी होती है, उसका अप्रभावी के साथ में क्रॉस करवाया जाता है एकल संकर संकरण के दौरान। तो F1 का अप्रभावी जनक के साथ में क्या करवा दें? क्रॉस करवा दें। तो किसी अज्ञात जीन प्रारूप को जानने के लिए F1 संकर का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है। नेक्स्ट, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या है? बताइए। तो क्या जाएगा? 44 + XXY। तो टोटल इसमें कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। इसमें एक अतिरिक्त अक्ष गुणसूत्र होता है जिसमें कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, और लक्षण नर के होते हैं लेकिन स्त्री जैसे लक्षण भी आते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना, डीएनए अथवा आरएनए, किसका बहुलक है? बताइए। तो किसका बहुलक है भाई? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल डोगमा का अपवाद क्या है? बताइए भाई, कौन है अपवाद? तो रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जैसे HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए से डीएनए, जो सेंट्रल डोगमा की उल्टी दिशा है। नेक्स्ट, जीन विनिमय, जिसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, समजात गुणसूत्रों के किन क्रोमेटिड्स के बीच होता है? तो किन के बीच में होता है भाई? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स,
जीन विनिमय समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन प्रक्रिया का क्या अर्थ है भाई? ट्रांसलेशन में क्या होता है बताओ? तो ट्रांसलेशन देखो, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए का निर्माण, और ट्रांसलेशन में जिसको अनुवादन बोलते हैं तो आरएनए से प्रोटीन बनती है इसमें। तो एमआरएनए में निहित आनुवंशिक सूचना के आधार पर अमीनो अम्लों के जुड़ने से प्रोटीन बनने की क्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। अगला प्रश्न है, सहलगनता और जीन विनिमय में क्या संबंध है बताइए? व्युत्क्रमानुपाती का। जीनों के बीच की दूरी जितनी कम, मतलब सहलगनता अधिक, जीन विनिमय की संभावना उतनी ही क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है भाई? अगुणित और द्विगुणित प्रकार का। मादा द्विगुणित होती है, नर मतलब ड्रोन अनिषेचित अंडे से अगुणित विकसित होता है। नेक्स्ट, टीआरएनए का आकार कैसा होता है बताइए भाई? कैसा होता है? तो क्लोवर लीफ मतलब लौंग की पत्ती जैसा होता है। 2D संरचना में टीआरएनए क्लोवर लीफ जैसा दिखता है और 3D में उल्टे एल जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट, मानव जीनोम परियोजना HGP कब पूरी हुई बताइए भाई? कब पूरी हुई? 2003 के अंदर। तो ये भी प्रश्न आ सकता है। ये 13 साल लंबी परियोजना थी जो 2003 में पूरी हुई थी। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया था? तो आपका जो सही आंसर रहने वाला वो है एलेक्स जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु उत्परिवर्तन का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो बताइए भाई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सिकल सेल एनीमिया। इसमें डीएनए के एक बेस मतलब क्षारक में परिवर्तन होता है और इसमें देखो ये पूछा जाता है, इसमें कौन सा नाइट्रोजन क्षारक इसमें इंटरचेंज होता है? तो GAG की जगह कौन सा आ जाता है? GUG आ जाता है, मतलब एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। नेक्स्ट, अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है भाई बताओ? कौन नहीं है? तो कौन सा करें इसमें? नाखून। नाखून कार्यात्मक है, अवशेषी नहीं है भाई। अक्कलदाढ़ भी है, कर्मी रूपी परिशेषिका भी है, निमेषक पटल भी है, लेकिन नाखून नहीं है, क्योंकि नाखून कार्यात्मक है, बढ़ता रहता है, अवशेषी नहीं है। और आज के वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो स्क्रीन पर है और इसका आंसर आप बताएंगे। जैव विकास की इकाई क्या है बताइए? क्या है? तो पॉपुलेशन, समष्टि है। तो विकास समष्टि स्तर पर होता है जब एलील आवृत्ति बदलती है। तो इस प्रश्न के साथ में आज की ये जो यूनिट सेकंड थी 12th क्लास की, ये कंप्लीट होती है और अगले वीडियो में अपन फिर से मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। BLG एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो रहने वाला है ये 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 3rd का रहने वाला है और इसमें ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और इस यूनिट के सबसे इम्पोर्टेंट जो पिछले सालों में एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, 50 MCQs इस कंप्लीट यूनिट के मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं। और प्रत्येक प्रश्न को आप चेक करें कि आपको कितना आ रहा है और अपने लेवल को चेक करके और उसका एनालिसिस करें। तो आज की जो वीडियो है इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है,
टाइफाइड बुखार की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा की जाती है? तो बताइए भाई, किसके द्वारा की जाती है? तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगा करके टाइफाइड की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे घातक मलेरिया किस प्लाज्मोडियम प्रजाति के कारण होता है? तो ये आपको बताना है। तो किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम सबसे गंभीर और घातक मैलिग्नेंट मलेरिया का कारण बनता है। नेक्स्ट, सामान्य जुकाम जिसको कॉमन कोल्ड कहते हैं मुख्य रूप से किस वायरस के कारण होता है? तो बताइए किसके कारण होता है? तो राइनो वायरस के कारण। राइनो वायरस सामान्य जुकाम के सबसे आम संक्रामक कारक हैं जो नाक और श्वसन मार्ग को संक्रमित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं फैलता है? तो मच्छर के काटने से कौन सा नहीं फैलता भाई? फाइलेरिया ये भी फैलता है, मलेरिया भी फैलता है, डेंगू भी फैलता है, लेकिन निमोनिया नहीं फैलता है। निमोनिया संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से निकली बूंदों से फैलता है और मच्छर से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटीबॉडी अणु को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो बताइए भाई, किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसमें H2L2 आंसर आ जाएगा। एंटीबॉडी में दो भारी और दो हल्की चेन होती है, इसलिए इसे H2L2 कहा जाता है भाई। नेक्स्ट, मां के दूध में कौन सी एंटीबॉडी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ये आपको बताना है। तो कौन सी पाई जाती है भाई? तो सही आंसर है आपका IgA। IgA कोलेस्ट्रॉल में प्रचुर मात्रा में होती है जो शिशु को संक्रमण से बचाती है। अगला प्रश्न, एलर्जी के दौरान शरीर में कौन सी एंटीबॉडी बढ़ जाती है? बताओ कौन सी बढ़ जाती है? तो सही आंसर है इसका IgE। IgE एंटीबॉडी एलर्जिक प्रतिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, एड्स का कारक HIV किस प्रकार का वायरस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेट्रोवायरस, ये पृष्ठ विषाणु। HIV एक रेट्रोवायरस है जिसमें RNA आनुवंशिक पदार्थ होता है और यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, कैंसर कोशिकाओं में संस्पर्श संदमन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण खत्म होने से क्या होता है? बताइए भाई, क्या होता है? तो ऐसा होने पर क्या होगा? अनियंत्रित विभाजन होगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होंगे। सामान्य कोशिकाएं संपर्क में आने पर विभाजित होना बंद कर देती हैं। कैंसर कोशिका ये गुण खो देती है और अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर ट्यूमर बनाती हैं। अगला प्रश्न, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? ये आपको बताना है। किससे प्राप्त होती है? सोच समझ के बताओ भाई, किससे प्राप्त होती है? तो यह आ जाएगा पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम। मॉर्फिन पोस्ता के पौधे पेपेवर सोमनिफेरम के लेटेक्स से मिलती है। अगला प्रश्न है, रिंग वॉर्म मतलब दाद किस जीव के कारण होता है? बताओ। तो सही आंसर है इसका कवक फंजाई। दाद माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन जैसे कवकों से होता है। नेक्स्ट, यकृत का सिरोसिस किसके अत्यधिक सेवन से होता है? तो किसके अत्यधिक सेवन से होता है भाई? एल्कोहल के।
तो लंबे समय तक शराब के सेवन से यकृत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जिसे सिरोसिस कहते हैं। तो यदि आप भी अल्कोहल का सेवन कर रहे हो तो अभी बंद कर दो भाई। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम मानव शरीर में किस रूप में प्रवेश करता है? तो किस रूप में प्रवेश करता है? तो स्पोरोजोइट के रूप में। संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर काटने पर लार के साथ स्पोरोजोइट मानव रक्त में छोड़ती है। नेक्स्ट, खच्चर किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है भाई? अंतर विशिष्ट संकरण का है। खच्चर दो अलग अलग प्रजातियों नर गधा और मादा घोड़ी के संकरण से बनता है। अगला प्रश्न है, हिस्सरडेल, जिसको हिसारडेल बोलते हैं, किसकी एक नई नस्ल है? तो ये आप बताएंगे किसकी है? तो ये किसकी है? भेड़ की है भाई। हिसारडेल भेड़ की एक नस्ल है जो बीकानेरी एविज और मैरिनो रम्स के संकरण से बनी है। नेक्स्ट, MOET तकनीक में गाय को अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाता है? बताइए। तो FSH जैसा। FSH कुप्पक प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसको, जैसी गतिविधि वाला हार्मोन एक से अधिक अंडे उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो बताइए भाई किससे संबंधित है? तो ये खाद्यान्न फसलें मतलब गेहूं और चावल के लिए है भाई। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य गेहूं और चावल जैसी खाद्यान्न फसलों की पैदावार बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? ये आपको बताना है। बताइए किसकी किस्में हैं? तो ये गेहूं की किस्में हैं। सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं की उच्च उपज वाली किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक संवर्धन में पौधे के जिस भाग का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर? कर्तोतक। पौधे का वह भाग जिसे उत्तक संवर्धन के लिए लिया जाता है कर्तोतक कहलाता है, एक्सप्लांट। नेक्स्ट, पोमेटो किन दो पौधों का कायिक संकरण है? सोमेटिक हाइब्रिड है। तो बताइए किसका है? तो ये आलू। तो आपने पोमेटो नाम सुना होगा, एक टोमेटो नाम सुना होगा, दोनों को मिलाने से पोमेटो बना है भाई। तो पोमेटो मतलब आलू और टमाटर के प्रोटोप्लास्ट संलयन से ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए। तो पोषक तत्वों में या पोषक तत्वों की गुणवत्ता को बढ़ाना। बायोफोर्टिफिकेशन का उद्देश्य फसलों में विटामिन, खनिज और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, एकल कोशिका प्रोटीन का स्रोत इनमें से कौन है? तो कौन है भाई? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक नील हरित शैवाल है जो प्रोटीन से भरपूर होता है और SCP सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में काम में लिया जाता है। ये SCP का फुल फॉर्म क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो कौन सा है? बताइए। तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं भाई। लैक्टोबैसिलस दूध की शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदलकर दही को जमाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में उपयोग होने वाला यीस्ट कौन सा है? बताइए। तो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, इसे बेकर्स यीस्ट कहते हैं जो किण्वन द्वारा ब्रेड को फूला हुआ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था, ये आपको बताना है। तो कौन सा था, तो पेनिसिलिन था भाई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले की थी। नेक्स्ट, साइट्रिक एसिड का औद्योगिक उत्पादन कौन सा सूक्ष्म जीव है, औद्योगिक उत्पादक कौन सा सूक्ष्म जीव, ऐसे ये क्वेश्चन, साइट्रिक एसिड का औद्योगिक उत्पादक कौन सा सूक्ष्म जीव है, तो कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा साइट्रिक एसिड का जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पर उत्पादन होता है, तो ये आपको बताना है। तो एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर एक कवक है और इसका उपयोग साइट्रिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने के लिए क्लॉट बस्टर के रूप में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन सा है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग दिल का दौरा पड़ने पर रक्त के थक्के को घोलने के लिए किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षा निरोधक एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है, ये आपको बताना है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक से साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला एजेंट स्टेटिन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो ये किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस ईस्ट से स्टेटिन मिलते हैं जो कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहित मल उपचार सीवेज ट्रीटमेंट में प्राथमिक उपचार कैसी प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। तो कैसी प्रक्रिया है, तो ये फिजिकली है भाई, भौतिक है। प्राथमिक उपचार में निस्यंदन मतलब फिल्ट्रेशन और अवसादन मतलब सेडिमेंटेशन जैसी भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है, ये आपको बताना है। तो कौन सी गैस होती है, तो मीथेन गैस होती है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है और मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथिनोजेंस मतलब बायोगैस बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से कहां पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो कहां पाए जाते हैं, तो रूमिनेंट प्राणियों में, तो मवेशियों के रुमन में पाए जाते हैं। मवेशियों मतलब गाय भैंस के रुमन, प्रथम आमाशय को रुमन बोलते हैं, में मेथिनोजन सेलुलोज का पाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैगन फ्लाई का उपयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो मस्कीटोज के लिए, मच्छर के लिए। ड्रैगन फ्लाई मच्छरों और उनके लार्वा को खाती है जिससे बीमारियां कम फैलती हैं। तो अपने आसपास के क्षेत्र में यदि मच्छर हैं तो ड्रैगन फ्लाई को ले आओ आप। नेक्स्ट, बैसिलस थुरिंजिएंसिस मतलब बीटी, बैसिलस थुरिंजिएंसिस का पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है, का उपयोग किस रूप में होता है, किस रूप में होता है अभी, तो जैव नियंत्रक या नियंत्रण कारक के रूप में होता है, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। बीटी एक बैक्टीरिया है जिसका उपयोग कीटों मतलब इंसेक्ट्स को मारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, माइकोराइजा पौधे को मिट्टी से क्या अवशोषित करने में मदद करता है, माइकोराइजा पौधे को मिट्टी से क्या अवशोषित करने में मदद करता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है फॉस्फोरस। माइकोराइजा मतलब कवक मूल मिट्टी से फॉस्फोरस अवशोषित करके पौधे को देता है। अगला क्वेश्चन, पैडी के बारे में आपको क्वेश्चन दे रखा है, धान के खेतों में कौन सा जैव उर्वरक सबसे सामान्य है, तो कौन सा है, तो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जैसे नील हरित शैवाल, इसको साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल। और इसके उदाहरण कौन से, एस्टॉक एनाबिना, कौन सा ये, एनाबिना।
धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं भैया। नेक्स्ट है स्विस चीज में बड़े छेद किस गैस के कारण होते हैं, ये आपको बताना है। तो CO2 के कारण। प्रोपियोनी बैक्टीरियम द्वारा उत्पादित CO2 गैस से चीज में बड़े छेद बनते हैं। नेक्स्ट, गंगा एक्शन प्लान किस मंत्रालय ने शुरू किया था, तो किसने किया था, तो वही गंगा एक्शन प्लान, क्योंकि ये प्रदूषित थी गंगा, तो इसको स्वच्छ करने के लिए ये प्लान बनाया गया था। तो किससे, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पर्यावरण का मामला हो गया ये। तो नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ये योजना शुरू की थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। बैक्यूलो वायरस किस जीनस से संबंधित है, ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो ये है न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। वैक्यूलो वायरस इस जीनस में आते हैं और ये कीटों पर विशिष्ट हमला करते हैं। नेक्स्ट, टोडी पेय किस पौधे के रस के किण्वन से बनता है, तो किसके किण्वन से बनता है, पाम। टोडी दक्षिणी भारत में पाम तार के रस को किण्वित करके बनाई जाती है। तो आप प्रयोग करके देखना कभी, क्योंकि जीवन बार बार नहीं आता है, तो कोई ना कोई सामग्री आपको प्रयोग में लेकर के देखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकिन किस न्यूरोट्रांसमीटर के परिवहन में बाधा डालता है, तो किसके परिवहन में बाधा डालता है बताओ, तो डोपामिन। कोकिन डोपामिन के पुनः अवशोषण को रोकता है जिससे खुशी का एहसास होता है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में लेंगे तो ये डिस्टर्ब करेगा, तो लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा आप लेकर के चेक करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो कोकिन डोपामिन के पुनः अवशोषण को रोकता है जिससे खुशी का एहसास होता है भाई। नेक्स्ट, निकोटिन अधिवृक्क ग्रंथि को उत्तेजित करके क्या मुक्त करवाता है, बताइए। निकोटिन क्या करवाएगा, तो निकोटिन क्या करता है, जैसे कोई तंबाकू वगैरह या उत्तेजक पदार्थ काम में लेता है तो क्या होता है, उसमें संकटकालीन परिस्थितियों में लड़ने के लिए मतलब उसके अंदर उत्तेजना आ जाती है। तो कौन सा हार्मोन बनेगा, एड्रेनलिन। निकोटिन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन मुक्त करवाता है जो बीपी और हृदय गति बढ़ाते हैं। इसके बाद में है मेटास्टेसिस किस बीमारी का गुण है, ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, सुदम अबूर्द है, ये तो नॉर्मल अबूर्द होता है, एड्स हो नहीं सकता, मलेरिया मच्छरों से होता है, तो दुर्दम अबूर्द मतलब एक से दूसरी सेल डैमेज। तो मेटास्टेसिस में कैंसर कोशिकाएं ट्यूमर से निकलकर रक्त द्वारा दूसरे अंगों में फैल जाती हैं। तो एक ट्यूमर से दूसरा ट्यूमर बने, नई सेल्स को डैमेज करे, ये प्रोसेस मेटास्टेसिस है। HIV शरीर में किन कोशिकाओं पर हमला करता है, HIV ये वायरस है, शरीर में किन कोशिकाओं पर हमला करता है बताना आपको। तो सहायक कोशिकाएं होती है ना, टी सेल्स, सहायक टी लिम्फोसाइट्स, इनके ऊपर HIV सहायक टी कोशिकाओं को नष्ट करता है जिससे प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। अगला प्रश्न है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से कौन सा रोग होता है, तो अमीबियता रोग होता है, अमीबियासिस रोग होता है। अमीबिक पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। अगला क्वेश्चन है, हाथी पांव एलएम्फेंटियासिस का वाहक या वेक्टर कौन है, आपको बताना है। तो कौन सा मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरियल कृमि शरीर में जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक स्व प्रतिरक्षा रोग है, ये आपको बताना है।
तो रूमेटिड गठिया, रूमेटॉइड गठिया भी बोलते हैं इसको, यह हो जाता है। रोमेटॉइड गठिया में शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करता है, जो एक क्या है, स्व प्रतिरक्षा रोग है। अगला क्वेश्चन है वैक्सीनेशन, जिसको टीकाकरण बोलते हैं अपन, किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए भाई, किस पर आधारित है? तो स्मृति। तो पहली जो प्रतिरक्षा है वो कमजोर होती है, लेकिन जैसी दूसरी होगी वो बहुत ही खतरनाक होगी। तो हम टीकाकरण में क्या करते हैं, जो भी वायरस वगैरह होता है उसका मृत पार्ट उसके अंदर डाल देते हैं स्मृति पैदा करने के लिए, तो स्मृति हो जाएगा। टीकाकरण प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति पर आधारित है, ताकि वह रोगाणु को याद रखे और भविष्य में जल्दी लड़ सके। नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो मछली या जलीय जीव से संबंधित है। नीली क्रांति मछली पालन और जलीय उत्पादन बढ़ाने के लिए। और आज की जो वीडियो है इसका लास्ट पर्सन रहने वाला है, ये स्क्रीन पर देखिए, पूर्ण सत्ता टोटिपोटेंसी का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो बताइए। तो पूरा पौधा उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? टोटिपोटेंसी कहलाती है। किसी भी पादप कोशिका से पूरा नया पौधा बनाने की क्षमता को पूर्ण सत्ता या टोटिपोटेंसी कहते हैं। इसके साथ में ये वीडियो है समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत। BLG एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 4 का रहने वाला है। और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर्स किसे कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाता है भाई? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, क्या आंसर आएगा? तो सही आंसर है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं, इसलिए इन्हें आणविक कैंची कहा जाता है। अगला प्रश्न है जेल वैद्युत कण संचलन, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के टुकड़े किस ओर गति करते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए इसका आंसर किस ओर करते हैं? तो एनोड की ओर गति करते हैं। डीएनए अणु ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं, इसलिए वे विद्युत क्षेत्र में धनात्मक इलेक्ट्रोड मतलब एनोड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीआर 322 वेक्टर में आरओपी मतलब रोप जीन का क्या कोड करता है, ये आपको बताना है। तो क्या कोड करता है भाई? तो ये करता है प्लाज्मिड के प्रतिकृति मतलब रेप्लिकेशन में शामिल प्रोटीन। तो रोप जीन उन प्रोटीनों को कोड करता है जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का सही क्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, ये जो रिएक्शन होते हैं ना, इसमें पहले क्या होगा फिर बाद में क्या होगा, वो आपको बताना है, सीक्वेंस बताना है। अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है निष्क्रियकरण, तापानुशीलन और फिर विस्तारण। पीसीआर में पहले डीएनए को अलग किया जाता है, फिर प्राइमर जुड़ते हैं और अंत में नया स्ट्रैंड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीवाणु में टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है? किस जीवाणु से टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है, बताइए भाई।
इससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है थर्मस एक्वाटिकस। यह जीवाणु गर्म झरनों में रहता है, इसलिए इसका डीएनए पॉलीमरेज उच्च तापमान पर भी सक्रिय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव रिएक्टर जिसको बोलते हैं बायोरिएक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ भाई, क्या उद्देश्य है इसका? तो इसका सही आंसर है बड़े पैमाने पर वांछित उत्पाद का उत्पादन करना। जैव रिएक्टर का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर बड़ी मात्रा में जैविक उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में इंसर्नल इनएक्टिवेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये आपको बताना है, किसके लिए किया जाता है बताओ। तो ये किया जाता है पुनर्योगज और अपुनर्योगज के चयन के लिए। जब कोई विदेशी जीन किसी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन या एंजाइम जीन के बीच में डाला जाता है तो वह जीन निष्क्रिय हो जाता है, जिससे चयन में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट्टी कपास में बिट्टी का क्या अर्थ है? ये आपको बताना है, बताइए क्या अर्थ है इसका। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस, यह उस विषाणु का नाम है जिससे कीटनाशक जीन क्राइजीन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस को पादप आनुवंशिक इंजीनियरिंग में क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो क्या कहा जाता है भाई बताओ। तो प्राकृतिक आनुवंशिक इंजीनियर। तो यह प्राकृतिक रूप से अपने टीआई प्लाज्मिड को पौधे में स्थानांतरित कर सकता है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव इंसुलिन का मतलब हुमुलिन के उत्पादन में ए और बी श्रृंखलाओं को कैसे जोड़ा गया था? यह आपको बताना है। किसके द्वारा जोड़ा गया था भाई? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ा गया था। परिपक्व इंसुलिन में ए और बी श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड पुलों द्वारा जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली नैदानिक जीन थेरेपी किस बीमारी के लिए दी गई थी? तो ये आपको बताना है किसके लिए भाई। तो आपका सही आंसर रहने वाला है एडीए। 1990 में 4 साल की बच्ची को एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी को ठीक करने के लिए पहली जीन थेरेपी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? ये आपको बताना भाई। क्या कौन सी विटामिन होगी? तो विटामिन ए होगी। गोल्डन राइस को बीटा कैरोटीन या प्रो विटामिन ए बनाने के लिए संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका को सक्षम बनाने के लिए किस आयन का उपयोग किया जाता है? तो कौन से आयन का उपयोग किया जाता है भाई? तो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है कैल्शियम आयन का। द्वि संयोजक कैल्शियम आयन कोशिका भित्ति की पारगम्यता बढ़ाते हैं, जिससे डीएनए प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए अंतरक्षेप तकनीक का उपयोग पौधों को किससे बचाने के लिए किया जाता है? तो बताइए भाई किससे बचाने के लिए किया जाता है? तो निमेटोड से, मतलब सूत्रकृमि से। आरएनएआई का उपयोग मेलो इडोगाइन इनकोग्निटा नामक निमेटोड से तंबाकू के पौधों को बचाने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीईएसी का पूर्ण नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो आप बताएंगे। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है भाई? तो इसका आंसर रहने वाला है सी नंबर ऑप्शन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रीशियल कमेटी, तो यह भारत सरकार की समिति है जो जीएम अनुसंधान और जीवों की सुरक्षा की निगरानी करती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोपायरेसी का संबंध किससे है? ये आपको बताना है। तो किससे संबंधित है भैया? तो जैव संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बिना अनुमति के किसी देश के जैविक संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा एंजाइम जीवाणु कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आप बताइए, इसका उपयोग किया जाता है तो लाइसोजाइम का। लाइसोजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को घोलने का काम करता है ताकि डीएनए निकाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से रंगने पर यूवी प्रकाश में कौन सा रंग दिखाई देता है भाई? कौन सा दिखाई देता है? चमकीला नारंगी। इथिडियम ब्रोमाइड यूवी प्रकाश में डीएनए को चमकीला नारंगी रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको आर फेस्ट में सीओ क्या दर्शाता है? ये आपको बताना है। तो आपने वंश और जाति का नाम सुना होगा, जिसमें वंश को बड़े अक्षर से, जाति को छोटे अक्षर से पढ़ा जाता है। तो बताइए, तो ये आ जाएगा स्पीशीज। सीओ प्रजाति कोलाई को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन गन बायोलिस्टिक्स विधि में किन धातुओं के सूक्ष्म कणों का उपयोग किया जाता है भाई? बताइए भाई, क्या आएगा इसमें? तो इसमें सही आंसर आने वाला है सोना और टंगस्टन। ये धातुएं भारी और निष्क्रिय होती हैं, जिनका उपयोग डीएनए को लेपित करके कोशिकाओं में दागने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेक्टर जंतु कोशिकाओं में जीन क्लोनिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है भाई? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, रेट्रोवायरस का। नुकसानदेह है जीनों को हटा करके रेट्रोवायरस का उपयोग जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन पहुंचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राई प्रोटीन का उत्पादन किस अवस्था में होता है भाई? बताओ। तो निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन अवस्था के अंदर। जीवाणु में यह क्रिस्टलीय रूप में निष्क्रिय होता है और कीट के आंत में जाकर के सक्रिय होता है। अगला क्वेश्चन है, एलाइजा टेस्ट किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पर आधारित है भाई? तो एंटीजन एंटीबॉडी पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। इसका पूरा नाम कई बार पूछा जाता है एलाइजा का। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे रोग जनकों की उपस्थिति का पता एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया से लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक गाय मतलब रोजी के दूध में कौन सा मानव प्रोटीन पाया गया? तो ये आपको बताना है। तो कौन सा पाया गया? तो अल्फा लैक्टुलविन। कौन सा? अल्फा लैक्टलब्यूमिन। तो रोजी गाय का दूध मानव शिशुओं के लिए अधिक संतुलित था क्योंकि इसमें मानव अल्फा लैक्टुलविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग अनुप्रवाह संसाधन में क्या शामिल है? ये आपको बताना है। तो क्या शामिल है भाई? पृथक्करण और शोधन, लास्ट की प्रोसेस होती है ये बायोरिएक्टर की। तो पृथक्करण और शोधन दोनों। जैव संश्लेषित चरण के बाद उत्पाद को अलग करना और शुद्ध करना डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के किस समूह को क्राई प्रोटीन नियंत्रित करता है? बताओ भाई, किसको करता है? तो ये इसको भी करता है, लेपिडोप्टेरोन को भी, तंबाकू की कली का कीड़ा है। कोलियोप्टेरोन मतलब भृंग को भी करता है। डिप्टेरोन का मतलब मक्खी और मच्छर को भी नियंत्रित करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सभी आ जाएगा। बीटी टॉक्सिन विभिन्न जीनों क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी आदि द्वारा अलग अलग समूह के कीटों को मारता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड क्या होता है? ये भी कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया भाई। तो ये क्या होता है? तो अतिरिक्त गुणसूत्रीय गोलाकार डीएनए होता है। प्लाज्मिड जीवाणु में पाए जाने वाला छोटा गोलाकार और स्व प्रतिकृति करने वाला डीएनए है। नेक्स्ट, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम का उदाहरण है। तो कौन सा है? इसका सही आंसर रहने वाला है ये, क्योंकि जी का अपोजिट क्या है? सी, ए का अपोजिट टी, ए का अपोजिट टी, टी का अपोजिट ए, टी का अपोजिट ए और सी का अपोजिट क्या है? जी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इनमें देखो 5 से 3, 3 से 5। ठीक है, इसे आगे और पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर समान अनुक्रम प्राप्त होता है। जैसे मलयालम, यह इको आर फेस्ट का पहचान स्थल है।
नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब आरडीएनए तकनीक की खोज किसने की? तो किसने की भाई? कोहेन और बोयर ने की। स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पेप्टाइड किसमें पाया जाता है? तो बताइए किसमें पाया जाता है? तो आपका सही आंसर रहने वाला है प्रो इंसुलिन में पाया जाता है। अपरिपक्व प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है जो परिपक्वता के दौरान हटा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु को ठंडा करने और फिर हीट शॉक मतलब 42 डिग्री सेंटीग्रेड देने का उद्देश्य क्या है? बताओ भाई क्या उद्देश्य है इसका? तो डीएनए ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाना। यह तापमान परिवर्तन झिल्ली के छिद्रों के माध्यम से डीएनए प्रवेश की सुविधा देता है, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पूलिंग क्या है? बताओ भाई किसको बोलेंगे स्पूलिंग? सीधे डायरेक्ट मीनिंग पूछे जाते हैं कई बार शब्दावली से। अवक्षेपित डीएनए को बाहर निकालना। ठंडा एथेनॉल डालने पर डीएनए दागों के रूप में दिखता है जिसे छड़ से निकालना स्पूलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबंधन एंजाइम रेस्ट्रिकेशन एंजाइम प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं भाई? तो किसमें पाए जाते हैं? तो जीवाणु में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया इसका उपयोग वायरस मतलब बैक्टीरियोफेज के डीएनए को काटकर अपनी रक्षा के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में यदि प्लाज्मिड में कोई बाहरी जीन जुड़ जाता है तो कॉलोनी का रंग कैसा होगा? तो आपको बताना है कैसा होगा। तो सफेद रंगहीन। जीन जोड़ने से बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम नहीं बनता, इसलिए कॉलोनी सफेद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर में स्टीयर का क्या काम है? ये आपको बताना है। क्या काम है भाई? ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का मिश्रण। ये सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व है पूरे टैंक में समान रूप से उपलब्ध हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में पाई जाती हैं? ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। तो कितनी है? 27। भारत में बासमती की 27 प्रलेखित किस्में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट, कीट की आंत में बीटी टॉक्सिन किस पीएच पर सक्रिय होता है? तो किस पर सक्रिय होता है? अच्छा प्रश्न है। तो इसकी पीएच कैसी होनी चाहिए? क्षारीय होनी चाहिए भाई। तो कीट की आंत का क्षारीय माध्यम प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल को घोलकर सक्रिय कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनएआई प्रक्रिया किसमें होती है? तो किसमें होती है भाई? बताओ। प्रोकैट में तो होती नहीं, किसमें होती है? सभी यूकेरियोट्स में। आरएनए अंतरक्षेप सभी यूकेरियोटिक जीवों में सेलुलर रक्षा की एक विधि के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को किन बंधुओं पर काटता है? तो कौन से बंधु के ऊपर काटता है? तो आपका सही आंसर रहने वाला है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बंधुओं के बीच में काटता है। प्रतिबंधन एंजाइम सुगर फॉस्फेट बैकबोन में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपचिपे सिरे क्या होते हैं? तो क्या होते हैं भाई? तो ये होते हैं डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड लटकते हुए सिरे। प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर बने एकल रज्जुक जो पूरक सिरों के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एली लिली कंपनी का संबंध किससे है? तो किससे है भाई? तो मानव इंसुलिन उत्पादन से है। 1983 में इस अमेरिकी कंपनी ने पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से इंसुलिन बनाया था भाई। अगला क्वेश्चन है, एम्फीसीमा के इलाज के लिए किस प्रोटीन का उपयोग किया जाता है? तो बताइए भाई किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का। ट्रांसजेनिक जानवरों द्वारा उत्पादित यह प्रोटीन एम्फीसीमा फेफड़ों की बीमारी के इलाज में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद सेकंड क्या है? तो क्या है भाई बताओ इसका सही आंसर?
तो ये सबसे पहले खोजा गया क्या है, रेस्ट्रिकेशन एंजाइम है। हिंद सेकंड सबसे पहले खोजा गया या पहचाना गया प्रतिबंधन एंजाइम था। नेक्स्ट, माइक्रो इंजेक्शन विधि किसमें सबसे प्रभावी है, बताओ भाई किसमें है? तो जंतु कोशिकाओं में है ये। इसमें डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआर में प्राइमर क्या होते हैं, ये आपको बताना है। तो प्राइमर क्या होते हैं भाई? छोटे रासायनिक रूप से संश्लेषित ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये डीएनए के छोटे टुकड़े होते हैं जो टेम्पलेट डीएनए के पूरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर संस्कृति प्रणाली में क्या होता है? कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में क्या होता है भाई? सोच के बताइए क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ताजा माध्यम लगातार डाला जाता है और उत्पाद इसमें निकाला जाता है। इससे कोशिकाएं अपनी सबसे सक्रिय अवस्था में बनी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी जीन किसे नियंत्रित करते हैं? किसको नियंत्रित करते हैं भाई? तो कॉटन बॉलवर्म को। ये दोनों जीन विशेष रूप से कपास के बॉलवर्म को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रति मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या कार्य है, आप बताएंगे क्या कार्य है इसका? प्रतिकृति की शुरुआत करना। यह वह स्थान है जहां से डीएनए प्रतिकृति शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइमेरिक डीएनए किसे कहते हैं, बताइए भाई किसको कहेंगे? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बोलेंगे, आरडीएनए को। जब दो अलग अलग स्रोतों के डीएनए को जोड़ा जाता है तो इसे हाइब्रिड या काइमेरिक डीएनए कहते हैं। और आज की जो वीडियो है इसका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जैव पेटेंट किसके लिए दिए जाते हैं? तो लास्ट क्वेश्चन तो कम से कम बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि इसका आंसर सही क्या रहने वाला है। और आप ये भी बताएं कि 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जब आप वीडियो देखो तब। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा भाई? जैविक खोजों और उत्पादों के लिए। तो आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों, सेल लाइनों या जैविक प्रक्रियाओं के लिए बायो पेटेंट दिए जाते हैं। और इस क्वेश्चन के साथ में ही आज की जो यूनिट नंबर 4 है ये समाप्त होती है। और अगला वीडियो यूनिट नंबर 5 12th क्लास का रहने वाला है। तब तक जय हिंद, जय भारत। बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5 का रहने वाला है। और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी इकोलॉजी मुख्य रूप से अध्ययन के किन 4 स्तरों से संबंधित है, ये आपको बताना है किससे संबंधित है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो जीव, संख्या, समुदाय और बायोम से संबंधित है। पारिस्थितिकी का अध्ययन जीव मतलब ऑर्गेनिज्म, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, समुदाय मतलब कम्युनिटी और बायोम के पदानुक्रमित स्तरों पर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का समूह जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहता है क्या कहलाता है? बताइए भाई क्या कहलाएगा? एक ही प्रजाति के, प्रजाति एक है मतलब वेष्टि एक है, तो वो क्या कहलाएगी? समष्टि, पॉपुलेशन। एक ही प्रजाति के जीव जो एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं और अंतः प्रजनन करते हैं जनसंख्या कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलन का नियम किस संदर्भ में है? तो किस संदर्भ में है भाई? ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद छोटे होते हैं,
एलन का नियम बता कि ठंडी जलवायु में ऊष्मा हानि को कम करने के लिए स्तनधारियों के कान और अंग क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है भाई? तो सहोपकारिता का उदाहरण है। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध है जिसमें दोनों को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोस का स्पर्धी अपवर्जन नियम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? तो इसका सही आंसर है, दो निकटतम संबंधित प्रजातियां एक ही संसाधनों के लिए अनंत काल तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। तो गोस के अनुसार समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो प्रजातियां एक साथ नहीं रह सकती। प्रतिस्पर्धी रूप से बेहतर प्रजाति दूसरी को विलुप्त कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू चूहा अपने जीवन भर बिना पानी पिए कैसे जीवित रहता है? तो इसका सही आंसर बताइए भाई, कैसे जीवित रहता है? तो यह आंतरिक वसा ऑक्सीकरण से पानी प्राप्त करता है। कंगारू चूहा मेटाबॉलिक पानी का उपयोग करता है जो वसा के ऑक्सीकरण का उपोत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की गणना के लिए सूत्र NT+1 = NT प्लस बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक B प्लस I कोष्टक बंद माइनस कोष्टक छोटा है D प्लस E कोष्टक बंद है और बड़ा कोष्टक में I क्या दर्शाता है? तो I क्या दर्शाएगा भाई? तो I फॉर इमिग्रेशन, आप्रवासन को दर्शाएगा। उन व्यक्तियों की संख्या है आप्रवासन जो कहीं और से उस आवास में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी के साथ जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार का वक्र बनाती है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है सिग्मोइड या एस आकृति का वक्र। सीमित संसाधनों के कारण विकास शुरू में धीमा, फिर तेज और अंत में स्थिर हो जाता है जिससे लॉजिस्टिक एस आकार वक्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा किनके बीच का सहजीवी संबंध है? माइकोराइजा बताओ भाई। तो माइकोराइजा किसका सहजीवी संबंध है? कवक और उच्च पौधों की जड़ का। माइकोराइजा कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच का क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है जो पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीस्टोन प्रजाति का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है भाई? इनका पारिस्थितिक तंत्र की संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कीस्टोन प्रजातियां अपनी संख्या के अनुपात में समुदाय संरचना पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य संरचनात्मक घटक कौन से हैं? बताइए वे कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है जैविक और अजैविक घटक। तो पारिस्थितिक तंत्र जैविक मतलब जीवित, अजैविक मतलब निर्जीव घटकों की अंतःक्रिया से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहलाते हैं? तो बताइए भाई क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक या क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? किसने दिया था भाई? तो लिंडमैन ने दिया था। रेमंड लिंडमैन ने 1942 में 10% का नियम दिया जिसके अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे तक केवल 10% ऊर्जा ही क्या होती है? स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है? बताइए भाई किसका होता है? तो ध्यान रखें, ऊर्जा का बताया था मैंने, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं
और बाकी के जो पिरामिड होते हैं ना, उनमें उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के होते हैं। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है, इसलिए यह कभी उल्टा नहीं हो सकता। ये ध्यान रखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार मतलब बायोमास का पिरामिड कैसा होता है, ये आपको बताना है। तालाब के अंदर तो कैसा होता है, तालाब का उल्टा होता है। तालाब में फाइटो प्लैंकटन उत्पादक का भार कम होता है, लेकिन वे बड़े मछलियों उपभोक्ता के बड़े भार को सहारा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक अनुक्रमण कहां शुरू होता है, तो कहां शुरू होता है भाई, तो नग्न चट्टान या नया लावा। प्राथमिक अनुक्रमण उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले कोई जीवन नहीं था, जैसे नग्न चट्टाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों पर अनुक्रमण में पाइनियर प्रजाति आमतौर पर कौन होती है, यह आपको बताना है। पाइनियर प्रजाति कौन सी होती है भाई, तो कौन होती है भाई, चट्टान को गलाएगी वही तो होगी, तो लाइकेन। लाइकेन एसिड स्रावित करके चट्टानों को घोलते हैं और मिट्टी बनाने में मदद करते हैं, इसलिए वे क्या हैं, पाइनियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, यह आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है भाई, तो फॉस्फोरस चक्र नहीं है भाई। ठीक है, फॉस्फोरस चक्र एक औषधि चक्र है, इसका भंडार भू परपटी मतलब चट्टान वह वायुमंडल नहीं है, तो इसका भंडार भू परपट्टी है, चट्टाने हैं, वायुमंडल इसका नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटन डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में विखंडन फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, ये आपको बताना है। तो कौन करता है अपघटन में, तो अर्थवर्म करता है, केंचुआ। केंचुआ जैसे अपृदहारी मृत कार्बनिक पदार्थों को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिसे विखंडन कहते हैं। नेक्स्ट, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी का सूत्र क्या है, तो एनपीपी का मतलब क्या है, जब आप ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी रेट निकाल देते हैं, रेस्पिरेशन निकाल देते हैं, तो शेष जो बचता है वो नेट बचता है। तो यहाँ पर देखें, सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी में से जब शोषण निकाल देते हैं, पौधा शोषण करता है, तो उसमें जो हानि होती है, हानि को घटाने पर क्या बचता है, उस पौधे के पास में क्या बचता है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी बचती है, मतलब प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया, तो किसने बनाया, तो एडवर्ड विल्सन ने बनाया। एडवर्ड विल्सन एक सामाजिक जीव विज्ञानी ने जैव विविधता शब्द को लोकप्रिय बनाया था भाई, तो विल्सन भाई साहब को याद कर लेना। इसके बाद में है, रॉबर्ट में के अनुमान के अनुसार वैश्विक प्रजाति विविधता लगभग कितनी है भाई, तो कितनी है, तो ये भाई साहब बताते हैं 70 लाख, 7 मिलियन बताते हैं। रॉबर्ट में ने एक वैज्ञानिक अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर कुछ प्रजातियों की संख्या लगभग कितनी है, 7 मिलियन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व के कुल भूभाग का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक प्रजाति विविधता में हिस्सेदारी कितनी है, बताइए भाई कितनी है, तो इसकी वैश्विक प्रजाति विविधता में हिस्सेदारी 8.1% है भाई। कितनी है, 8.1%। भारत दुनिया के 12 मेगा डाइवर्सिटी देशों में से एक है, इसमें वैश्विक जैव विविधता का 8.1% हिस्सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। अक्षांशीय प्रवणता के अनुसार जैव विविधता कहाँ सबसे अधिक होती है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो कहाँ होती है भाई बताओ, तो भूमध्य रेखा जहां पर सूर्य की किरणें है ना सीधी रहती हैं, लेकिन ध्रुवों की साइड में जाएंगे तो जैव विविधता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ध्यान रखें भाई। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैसे भूमध्य रेखा के पास में ध्रुवों की तुलना में अधिक सौर ऊर्जा और स्थिर जलवायु के कारण जैव विविधता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर वॉन
हेम्बोल्ट द्वारा दिए गए प्रजाति क्षेत्र संबंध का समीकरण क्या है, ये आपको बताना है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो log s इक्वल log c प्लस जेड log a होता है। तो यह समीकरण s इक्वल सी ए कैप जेड का लघु गुणकीय रूप है, जहां s प्रजाति समृद्धि को दर्शाती है और a क्षेत्र को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इविल क्वार्टेट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? तो जैव विविधता हानि के 4 प्रमुख कारण। तो ये 4 कारण है: आवास क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और सह विलुप्ति। तो ये इससे संबंधित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है जिसने भारत में जलीय निकायों को नुकसान पहुंचाया है? तो ये कौन है भाई? तो जलकुंभी है, जिसको वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। जलकुंभी इकोर्निया को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये तेजी से फैलती है और पानी से ऑक्सीजन खींच लेती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है भाई, बताओ? राष्ट्रीय उद्यान। इन सीटू संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, जैसे नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताओ? तो संकटग्रस्त प्रजातियों को विशेष देखभाल देने के लिए। एक्स सीटू में खतरे में पड़ी प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से निकाल करके सुरक्षित जगह जैसे जू वगैरह में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं वैश्विक हॉटस्पॉट का हिस्सा? तो कितने हैं भाई? तो ध्यान दें, 4 हैं। भारत में 4 प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं: पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो वर्मा और सुदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो कौन प्रकाशित करता है भाई? तो IUCN करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। IUCN का पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर आएगा, यहाँ पर ऑफ आ जाता है कई बार, तो फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आएगा। फॉर पहले आएगा, यहाँ पर फॉर कर देते हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना। खतरे में पड़ी प्रजातियों की सूची रेड लिस्ट प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायो प्रिजर्वेशन में युग्मकों को किस तापमान पर संरक्षित किया जाता है? तो किस तापमान पर भाई? -196 डिग्री सेंटीग्रेड तरल नाइट्रोजन पर। यह अत्यंत कम तापमान पर जैविक गतिविधियां रुक जाती हैं, जिससे लंबे समय तक संरक्षण संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहां आयोजित किया गया? तो बताइए भी कहां किया गया? तो रियो डी जेनेरियो के अंदर किया गया। ऐतिहासिक पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, जहां जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD अपनाया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो बताइए भी कौन है? तो आपका आंसर रहने वाला है ओजोन। ओजोन जमीनी स्तर सीधे उत्सर्जित नहीं होती, बल्कि प्राथमिक प्रदूषकों की रासायनिक प्रतिक्रिया से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है, या बताइए कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अभी CO2। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान, मतलब लगभग 60%। तो परसेंटेज याद कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो डॉब्सन DU याद कर लेना। ओजोन परत की मोटाई को डॉब्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है भाई। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? ये ओजोन परत को संरक्षण देने के लिए बनाया गया था। तो 1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों ओडीएस के उत्सर्जन को कम करना था। जैसे आपने नाम सुना होगा सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसके उत्सर्जन के कम करने के लिए क्या है, कुछ बातें हुई थी इस प्रोटोकॉल में, और धीरे धीरे इसको कम करके शून्य किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वृक्षों की कटाई को रोकना। 1974 में गढ़वाल हिमालय में शुरू हुए इस आंदोलन में स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले से लगा लिया था। नेक्स्ट, बायोमैग्निफिकेशन मतलब जैव आवर्धन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण किस रसायन का है? तो बताइए भाई, किसका है? तो डीडीटी। डीडीटी खाद्य श्रृंखला में जमा होता जाता है, जिससे शीर्ष उपभोक्ताओं जैसे पक्षियों में इसकी सांद्रता सबसे अधिक हो जाती है। तो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, जैसे अपन खेतों के अंदर क्या डालते हैं, खरपतवारनाशी या कीटनाशी डालते हैं, तो वो पौधे के अंदर जाता है। उस पौधे को जैसे कोई प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, फिर उस द्वितीयक उपभोक्ता, फिर सर्वोच्च उपभोक्ता तक जाते जाते और वो मात्रा बढ़ जाती है उस कीटनाशक की, और यही क्या कहलाता है? जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, किसका मापक है? बताइए भाई, किसका मापक है? तो ये है जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का। उच्च बीओडी का मतलब है कि पानी में बहुत अधिक कार्बनिक कचरा है। भाई ज्यादा बीओडी जिस पानी की होगी तो उसमें कार्बनिक कचरा ज्यादा है, जिससे विघटित करने के लिए बैक्टीरिया को अधिक ऑक्सीजन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? अमृता देवी का कनेक्शन किससे है? वन से है। तो वन्य जीवों और वनों की रक्षा के लिए अमृता देवी ने 1731 में खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, और यह पुरस्कार उन्हीं की स्मृति में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। झूम खेती से क्या परिणाम होता है? तो इससे क्या करते हैं, कुछ समय के लिए जैसे खेती कर लेते हैं वनों को जला करके, तो कांटों और जलाओ कृषि वनों को नष्ट करती है और मृदा अपरदन को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वन प्रबंधन JFM की अवधारणा भारत में कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई भाई? ये 1980 के अंदर की गई। तो 1980 के दशक में ये शुरुआत हुई थी भाई। JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980 में शुरू हुआ, जिसमें सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर वनों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG पेट्रोल और डीजल से बेहतर क्यों है? क्यों बेहतर है, बताइए इसका आंसर। तो बेहतर कब होगा? जब वो प्रदूषण कम करेगा। तो ये पूरी तरह से जलती है और कम प्रदूषण छोड़ती है, इसलिए बेहतर है। CNG बहुत कुशलता से जलती है और बहुत कम बिना जला हुआ अवशेष छोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे मतलब ई वेस्ट के निपटान का सबसे पर्यावरण अनुकूल तरीका कौन सा है? ये आपको बताना है। तो रिसाइकलिंग हो जाएगा इसका, पुनः चक्रण। वैज्ञानिक तरीकों से रिसाइकलिंग करने से धातुओं को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और प्रदूषण भी क्या होता है? कम होता है। पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं क्या हैं? तो क्या है भाई? प्रकृति द्वारा मनुष्यों को प्रदान किए जाने वाले लाभ। तो शुद्ध हवा, पानी, परागण आदि जो प्रकृति हमें मुक्त देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानिक प्रजातियां किसे कहते हैं? तो कौन से स्थानिक प्रजातियां? तो वे प्रजातियां जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। स्थानिक प्रजातियां जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया में है, किसी अन्य स्थान पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है भाई? तो नदी डॉल्फिन है। गंगा नदी, डॉल्फिन
गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगे डॉल्फिन बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड एक पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा करता है भाई? तो ऊर्जा का पिरामिड करता है। ऊर्जा पिरामिड सबसे मौलिक है क्योंकि यह समय के साथ ऊर्जा के प्रवाह और उत्पादकता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक निकेत इकोलॉजिकल नीचे का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर कौन सा रहने वाला है? डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका। निकेत न केवल यह है कि जीव कहाँ रहता है, बल्कि यह भी है कि वह क्या करता है, उसका पेशा। तो इसके साथ में यूनिट नंबर 5 12th क्लास की समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम दोबारा से मुलाकात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।